30 अक्टूबर 2025, मोकामा, बिहार। उस शाम मैं वहीं थी। हवा में ना चुनाव का अजीब सा शोर था, गहमा गहमी थी। लेकिन फिर अचानक गोलियों की आवाज़। सब कुछ जैसे थम सा गया, बदल गया। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोकतंत्र के नाम पर सरेआम हिंसा हुई, कैसे एक और जान चली गई। आज हम मोकामा की उसी घटना के पर्दे खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ दुलारचंद यादव, जो जनसुराज के एक समर्थक थे, उनकी हत्या भर की नहीं है। नहीं, ये कहानी है बिहार की राजनीति में कितनी गहराई तक अपराध धंसा हुआ है। दशकों से चले आ रहे बाहुबलियों के टकराव की कहानी है, और शायद उस व्यवस्था की भी जो जो अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं शायद चूक गई। हमारे पास उस दिन की कई रिपोर्टें हैं, वहां मौजूद लोगों के बयान हैं, और सालों का राजनीतिक और आपराधिक इतिहास भी है, जिसकी हम पड़ताल करेंगे आज। बिल्कुल। मोकामा देखिए सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं रह गया है। ये बिहार में शक्ति, संघर्ष और ये जो राजनीति अपराध का गठजोड़ है ना, उसका एक जीता जागता एक खतरनाक प्रतीक बन गया है। यहाँ अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार भी कहते हैं, आपने नाम सुना ही होगा, और सूर्यभान सिंह जैसे नाम दशकों से गूंजते रहे हैं। इनका अगर आप इतिहास देखें तो मतलब हत्या, रंगदारी, अपहरण, गंभीर आरोपों की एक लंबी लिस्ट मिलती है। हाँ, नाम तो बहुत सुने हैं। तो आज हम देखेंगे कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। कैसे दुलारचंद यादव की जान गई, कैसे वो घटनास्थल पर तनाव एकदम से बढ़ गया, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि चुनाव की आचार संहिता लागू थी, फिर भी ये हथियारबंद काफिले कैसे खुलेआम घूम रहे थे। ये कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत गंभीर सवाल है और इसी के साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी तस्वीर में चुनाव आयोग कहाँ खड़ा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही हुई? क्या इसे रोका जा सकता था? और सबसे अहम, इस पूरी घटना से आम नागरिक क्या सबक ले सकते हैं? ये सवाल सिर्फ मोकामा के नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर उंगली उठाते हैं मेरे ख्याल से। तो चलिए पहले थोड़ा मोकामा की उस जमीन को समझते हैं जहां ये सब हुआ। आखिर इस इलाके का मिजाज यह हमेशा इतना गर्म क्यों रहा है? देखिए, मोकामा का इतिहास खासकर अगर आप 1990 के दशक के बाद देखें तो वो इन्हीं बाहुबलियों के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमता रहा है। बिहार की राजनीति में बाहुबल मतलब मसल पावर और राजनीतिक दबदबे का जो गठजोड़ है, वो कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन मोकामा इसका एक तरह से एक बड़ा अखाड़ा रहा है, और यहीं से अनंत सिंह का उदय हुआ। छोटे सरकार नाम पड़ा उनका। वो पास के ही नदवा गांव के रहने वाले हैं। अनंत सिंह का नाम तो वाकई बहुत चर्चा में रहता है, और उन पर आरोप भी काफी संगीन लगते रहे हैं, जैसा आपने कहा। हाँ, रिकॉर्ड्स अगर देखें तो पता चलता है कि उन पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण, आर्म्स एक्ट, कई गंभीर धाराएं हैं। मतलब सीबीआई ने भी जांच की है, बिहार पुलिस ने भी की है, कई बार जेल भी जाना पड़ा है। हालांकि उनका पक्ष वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि ये सब उन्हें फंसाने की एक राजनीतिक साजिश है। अच्छा, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उनका राजनीतिक रसूख कम नहीं हुआ? ये कैसे? नहीं, और यही बिहार की राजनीति की एक जटिल सच्चाई भी है, कह सकते हैं। 2015 में वो जेडीयू के टिकट पर विधायक बने, फिर 2020 में आरजेडी के समर्थन से निर्दलीय जीत गए। पार्टियां बदली, लेकिन कहा जाता है कि मोकामा में उनका दबदबा वैसा ही बना रहा। उनकी राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है वहां। और दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति सूर्यभान सिंह, उनकी क्या कहानी है? उनका भी नाम आता है अक्सर। सूर्यभान सिंह भी इसी इलाके के एक और कद्दावर नाम रहे हैं। उनका जुड़ाव पहले लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी और फिर एनडीए गठबंधन से रहा। उनका भी आपराधिक इतिहास देखे तो काफी लंबा चौड़ा रहा। एनडीपीएस एक्ट, हत्या, फिरौती, चुनावी हिंसा जैसे मामले, ये सब सामने आया है। एक समय था, करीब 2000 के दशक की बात है, जब अनंत सिंह और सूर्यभान सिंह के बीच की जो दुश्मनी थी, वो बिहार की अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स की सुर्खियों में छाई रहती थी। काफी तनाव था दोनों के बीच। तो मतलब ये पुरानी अदावत, ये इतिहास, ये सब उस शाम की घटना के पीछे एक साया की तरह मौजूद था। और इसी पृष्ठभूमि में 2025 में दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। दुलारचंद, जो जनसुराज से जुड़े थे, प्रशांत किशोर की उस मुहिम से, जो नई राजनीति की बात कर रही थी, बिना हथियार और बिना डर वाली राजनीति। अब सीधा चलते हैं उस दिन पर, 30 अक्टूबर 2025। मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के खुशालचक इलाके के पास ही मौजूद थी। शाम ढल रही थी, चुनावी सरगर्मी एकदम चरम पर थी। हमने देखा जनसुराज का काफिला वहां से गुजर रहा था।
उनके प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और उनके समर्थक दुलार चंद यादव भी साथ में थे। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था पहले तो, लेकिन फिर अचानक हवा बदल गई। देखते ही देखते एक दूसरा काफिला वहां पहुंचा और उसमें से कुछ लोग उतरे। उनके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे, हाथों में हथियार दिख रहे थे। गाड़ियों पर हमला शुरू हो गया, चीख पुकार मच गई और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। वो मंजर बड़ा खौफनाक था। जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये हमला जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले से आए हथियारबंद लोगों ने किया। एकदम सीधा आरोप। पीयूष यादव ने जो बताया और जो मंजर हमने वहां देखा वो दहला देने वाला था। उनके मुताबिक जब दुलार चंद यादव बीच बचाव करने मतलब माहौल शांत करने के लिए आगे बढ़े तो पहले उन्हें गोली मारी गई और फिर जैसा पीयूष यादव ने बताया उन्हें बेरहमी से गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया। ये सब देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है हत्या, आपराधिक साजिश, आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में, लेकिन अभी पुलिस की फाइनल चार्जशीट आनी बाकी है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है और जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है वो ये है कि ये सब तब हुआ जब चुनाव के लिए आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू थी। नियम बिल्कुल साफ हैं। चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार जमा कराने होते हैं। हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। लेकिन एफआईआर और जो चश्मदीदों के बयान हैं वो इशारा करते हैं कि मौके पर लाइसेंसी और अवैध दोनों तरह के हथियार न सिर्फ मौजूद थे बल्कि उनका खुलेआम इस्तेमाल हुआ। ये तो सीधे सीधे नियमों की धज्जियां उड़ाना हुआ। और सुरक्षा का क्या मतलब, क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? हमने बाद में पता किया, पीयूष प्रियदर्शी ने बताया कि उन्होंने हमले से पहले ही पटना के एसएसपी को लिखित में सुरक्षा के लिए अर्जी दी थी। उन्होंने साफ तौर पर खतरे का अंदेशा जताया था। अच्छा, पहली बताया था? हाँ, लिखित में। और कई अखबारों ने भी बाद में छापा, द हिंदू, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, सबने लिखा कि प्रशासन को खतरे की भनक पहले से थी। इसके बावजूद एक प्रत्याशी जिसने लिखित में सुरक्षा मांगी, उसे कथित तौर पर सिर्फ एक गनर दिया गया। ये जानकारी जब सामने आई तो वहां लोगों में गुस्सा और भी बढ़ गया था। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। ये सीधे तौर पर प्रशासनिक जवाबदेही और शायद, जैसा मैंने कहा, इच्छा शक्ति पर भी सवाल उठाती है। जब एक उम्मीदवार खुलेआम खतरे की बात कह रहा है, लिखित में प्रशासन को सूचित कर रहा है और फिर भी उसे पर्याप्त सुरक्षा कवच नहीं मिलता, तो इसे सिर्फ एक चूक कहकर नहीं टाला जा सकता। ये कहीं न कहीं व्यवस्था की विफलता की तरफ साफ इशारा करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सवाल उठता है कि क्या नियम कानून प्रभावशाली लोगों के सामने अक्सर बौने साबित हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये बिहार में इस तरह की पहली घटना थी या ये किसी पैटर्न का हिस्सा है? क्या लगता है आपको? देखिए, दुर्भाग्य से ये अकेली घटना नहीं है। ये बिहार की राजनीति में दशकों से चली आ रही अपराध और राजनीति के गठजोड़ की जो दुखद कहानी है, उसी की एक और कड़ी लगती है। इसे समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, उनकी 2023 की एक रिपोर्ट है। वो बताती है कि बिहार विधानसभा में लगभग 43% विधायकों पर किसी न किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। 43%? हाँ, 43%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अनंत सिंह का ही उदाहरण लें, जिनकी बात हो रही है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2007 में बाढ़ थाने में रंगदारी और हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था। फिर 2019 में उनके पुश्तैनी घर से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड मिलने की खबर आई थी, जिसकी जांच सीबीआई ने की। हाँ, ये मामला तो बहुत उछला था। बिल्कुल। और 2020 का चुनाव तो उन्होंने जेल में रहते हुए ही लड़ा और जीता भी। 2022 में एक मामले में उन्हें सजा भी हुई, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। इसी तरह सूर्यभान सिंह का रिकॉर्ड देखें तो 2005 में एनडीपीएस एक्ट और हत्या के आरोपों में गिरफ्तारी हुई, जेल गए। बाद में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अपील में है। तो ये सिर्फ 2 नाम हैं, लेकिन ये उस पैटर्न को दिखाते हैं जहां गंभीर आपराधिक आरोपों के बावजूद राजनीतिक करियर चलते रहते हैं। ये एक ट्रेंड सा बन गया है। और इसी माहौल के बीच दुलार चंद यादव जैसे लोग थे, हमें पता चला कि उन्होंने कभी लालू प्रसाद यादव के शुरुआती दिनों में उनके साथ सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लिया था। लेकिन 2025 में वो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़े थे, जिसका नारा ही था बदलाव, बिना बाहुबल, बिना डर वाली राजनीति। लेकिन लगता है मोकामा की जमीन पर ये आदर्शवाद टिक नहीं पाया। उनकी मौत ने बिहार में कानून और व्यवस्था के जो दावे किए जाते हैं उन पर एक बार फिर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये सवाल बार बार उठता है कि क्या आज भी बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थापित सत्ता या बाहुबलियों के वर्चस्व को चुनौती देने की हिम्मत करता है, वो सुरक्षित महसूस कर सकता है? क्या हमारा लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित है, या फिर अपनी आवाज उठाने, सवाल पूछने और बिना डरे राजनीति करने की आजादी भी देता है? दुलारचंद यादव की मौत इस सवाल को और भी ज्यादा तीखा कर देती है। अब जरा चुनाव आयोग की भूमिका पर आते हैं। आचार संहिता तो इसीलिए लगाई जाती है ना, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण माहौल में हो। हाँ बिल्कुल, चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मूल उद्देश्य ही यही है कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए एक बराबरी का मैदान मिले और पूरी प्रक्रिया बिना किसी डर या दबाव के पूरी हो। इसके तहत कई कड़े नियम हैं, जैसे आपने कहा, सभी लाइसेंसी हथियार थानों में जमा कराने होते हैं, उम्मीदवारों के काफिले की नियमित जांच होनी चाहिए, खासकर चेकपोस्ट पर। स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारी यानी डीएम को मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना होता है और उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजनी होती है। ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन मोकामा में जो रिपोर्टें आईं और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। हथियारबंद काफिला सरेआम घूमता रहा, पुलिस जांच या तो हुई नहीं या फिर अनदेखी की गई, और सबसे गंभीर बात, प्रशासन को खतरे की पूर्व सूचना होने के बावजूद कोई ठोस निवारक कदम नहीं उठाया गया, जिससे ये घटना शायद टाली जा सकती थी। हमने देखा घटना के बाद जनसुराज के समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा था, बहुत ज्यादा। उन्होंने चुनाव आयोग को 48 घंटे का अल्टीमेटम तक दे दिया था कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, खासकर अनंत सिंह की उम्मीदवारी रद्द नहीं हुई, तो वो खुद सड़क पर उतरेंगे। ये माहौल बहुत तनावपूर्ण और खतरनाक बन गया था। हाँ, वो स्थिति गंभीर थी। और जब लोगों का भरोसा संवैधानिक संस्थाओं से डिगने लगता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। डर रहता है कि कहीं कानून का शासन वो भीड़ तंत्र में न बदल जाए। देखिए, कानूनी तौर पर अगर देखें तो चुनाव आयोग को इस हत्या का सीधे तौर पर दोषी नहीं कहा जा सकता। हत्या की जांच करना पुलिस का काम है, न्याय करना अदालत का काम है, लेकिन नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी का सवाल अपनी जगह खड़ा है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना और आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाना, ये चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी है, जिसे वो स्थानीय प्रशासन के माध्यम से पूरा करवाता है। मोकामा के मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इन दोनों ही मोर्चों पर गंभीर विफलता हुई। ये एक अहम सवाल है कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की निगरानी कितनी प्रभावी है और क्या उसे और मजबूत करने की जरूरत है, क्या कुछ बदलाव चाहिए? इस घटना ने पटना में भी राजनीतिक भूचाव ला दिया था। विपक्ष ने तुरंत सरकार और प्रशासन को निशाने पर ले लिया। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया। उनका कहना था कि आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं और चुनाव आयोग की चुप्पी वो चिंताजनक है। उन्होंने कुछ सीधी मांगे भी सामने रखीं। क्या मांगे थी उनकी? उनकी मुख्य मांगे थी, पहली कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की उम्मीदवारी फौरन रद्द की जाए। दूसरी, इस पूरे मामले की जांच पटना हाईकोर्ट की निगरानी में हो, ताकि किसी तरह के दबाव की गुंजाइश न रहे और जांच निष्पक्ष हो सके। और तीसरी, एक ऐसा सख्त कानून बने जो गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दे। ये उनकी मुख्य मांगे थीं। ये मांगे अपनी जगह हैं, इनका राजनीतिक और व्यवस्थागत महत्व है, लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी घटना से आम मतदाता यानी बिहार का या देश का आम नागरिक वो क्या सीख ले सकता है? क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत तो वही है, मतदाता में। मेरे ख्याल से 3 बातें बहुत साफ तौर पर उभर कर आती हैं, जिन्हें हर नागरिक को गांठ बांध लेना चाहिए। पहला सबक, अपना वोट डालने से पहले उम्मीदवार को जानें। सिर्फ उसका नाम या पार्टी का सिंबल ना देखें, उसका पूरा इतिहास खंगालें, उसका चरित्र देखें। क्या उस पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? आज के दौर में ये जानकारी निकालना मुश्किल नहीं है। एडीआर जैसी संस्थाएं हैं जो ये जानकारी मुहैया कराती हैं। हाँ, ये जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल। दूसरा सबक, भरोसा हमेशा कानून पर रखें, हिंसा पर कभी नहीं। अगर किसी घटना से गुस्सा है, अगर नाइंसाफी महसूस हो रही है, तो उसका समाधान सड़क पर उतरकर हिंसा करना या कानून हाथ में लेना कतई नहीं है। अपनी बात रखने के लिए कानूनी रास्ते हैं, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, वरना हम लोकतंत्र को खुद ही कमजोर कर देंगे और ये भीड़ तंत्र में बदल सकता है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया। सही बात है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक, सवाल पूछना सीखें। प्रशासन से, अपने चुने हुए नुमाइंदों से, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछें। जवाबदेही मांगना हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। जब तक हम नागरिक के तौर पर चुप रहेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करना वो बेमानी है।
पूछें कि दुलारचंद यादव को सुरक्षा क्यों नहीं मिली, पूछिए कि आचार संहिता का पालन क्यों नहीं हुआ, पूछिए कि अपराधी राजनीति में कैसे आ जाते हैं। ये सवाल पूछने होंगे। जब हम उस शाम मोकामा से लौट रहे थे तो हवा में सिर्फ बारूद की गंध नहीं थी, एक सवाल भी था जो मन में घूम रहा था कि लोकतंत्र में जब एक गोली चलती है तो क्या वो सिर्फ एक इंसान की जान लेती है या वो हमारे संविधान पर, हमारी व्यवस्था पर, हमारे भरोसे पर भी एक गहरा जख्म छोड़ जाती है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, नहीं, ये बिहार की राजनीति, यहाँ के प्रशासन और कहीं न कहीं हम सबके लिए कड़वा आईना है। इसने एक बार फिर उस खौफनाक सच्चाई को सामने ला दिया है कि अपराध और राजनीति का ये जो नापाक गठजोड़ है, ये कितना जानलेवा हो सकता है और इसकी सबसे भारी कीमत अक्सर आम आदमी ही चुकाता है। तो घूम फिर कर वही सवाल कि आखिर दुलारचंद यादव की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो लोग जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, या फिर वो पूरी व्यवस्था भी जिम्मेदार है जो ऐसे माहौल को फलने फूलने देती है, जो चेतावनियों को नजरअंदाज कर देती है और जो शायद ताकतवर लोगों के सामने लाचार नजर आती है? और अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब तक हमारी राजनीति से बाहुबल का, पैसे का और ये जो आपराधिक मानसिकता है उसका असर खत्म नहीं होगा, जब तक दागी लोग सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, क्या तब तक दुलारचंद यादव जैसे और लोग जो बस एक साफ सुथरी डर मुक्त राजनीति का सपना देखते हैं अपनी जान की कीमत चुकाते रहेंगे? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा और मांगना भी होगा। तो मेरे बिहारवासी भाइयों और बहनों, इस कहानी में हमने हर तथ्य को जांच और प्रमाण के साथ आपके सामने रखा है ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। याद रखिए, आपकी एक सोच आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा तय करता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका हर क्लिक आपकी जागरूकता की ताकत है। कमेंट में बताइए कि अगली बार हम किस अपराध या सच्चाई को सबसे सटीक रूप में आपके सामने लाए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच फिर से सामने होगा। धन्यवाद।